हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अभी हमारा दोस्तों जो अध्ययन चल रहा है मनोवैज्ञानिक विकारों का चल रहा है, जिसमें दोस्तों हम लगभग कम से कम 3 से 4 टॉपिक दोस्तों इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों अभी जो पिछला हमने अध्ययन किया था उसमें किया था दोस्तों अधिगम विकार। दोस्तों जो जितने भी लर्निंग डिसऑर्डर हैं इनको दोस्तों हमने अच्छे से डिटेल्स में देखा था। अगर आपने दोस्तों वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप दोस्तों इस वीडियो को देखें, तभी दोस्तों आपसे यह क्वेश्चन आज के इस जो वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं अधिगम विकारों से संबंधित सभी क्वेश्चन, तभी आपसे यह दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों ये वीडियो देख सकते हैं और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इस वीडियो की मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप पहले डिटेल्स वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कोमारविड सहरुग्णता का अर्थ है। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना सहरुग्णता, इससे आपको दोस्तों बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था। सहरुग्णता यानी कि जिसमें साथ साथ 2 रोग हो सकते हैं, यानी कि एक बीमारी के साथ में दूसरी बीमारी हो सकती है, उसको बोलते हैं सहरुग्णता। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन भी आपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि जो एक ऐसा डिसऑर्डर जो दूसरे डिसऑर्डर के साथ में हो सकता है, दूसरे विकार के साथ में हो सकता है, वह होता है दोस्तों यहाँ पर कोमारविड यानी कि सहरुग्णता। इसका सीधा सीधा सिर्फ अर्थ ही पूछा गया है कि नहीं, एक बीमारी के साथ साथ जब दूसरी बीमारी हो जाती है दोस्तों उसको बोलते हैं कोमारविड। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे खालिस्तान से पीड़ित होते हैं। दोस्तों आपने शायद ही ऐसा क्वेश्चन कहीं पढ़ा हो, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे खालिस्तान से पीड़ित होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों डिस्कैल्कुलिया, डिस्नोमिया और डिसलेक्सिया। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्टोपिया है, ये तो कोई विकार होता नहीं। डिस्कैल्कुलिया होता है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि कैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित यानी गणित से संबंधित होगा, तो ये भी नहीं हुआ। अब डिस्नोमिया, डिसलेक्सिया। दोस्तों यहाँ पर फोनोलॉजिकल कोर, आपको दोस्तों फोनोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो, फोनोलॉजिकल यानी कि जो ध्वनि से संबंधित हैं, जो आपके क्या नाम से स्वर वावल्स रहते हैं दोस्तों, स्वर व्यंजन रहते हैं, इनसे संबंधित दोस्तों जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, वहाँ पर फोनोलॉजिकल कोर बोला जाता है। तो जब पढ़ने से संबंधित यानी कि स्वर व्यंजनों को बच्चा है जो कमी है उसको पढ़ने में, वह पढ़ नहीं पा रहा, तो वहाँ पर दोस्तों होगा आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, कौन सा होगा, यानी कि पढ़ने से संबंधित है तो वहाँ पर होगा डिसलेक्सिया। तो दोस्तों डिस्नोमिया में दोस्तों क्या होता है कि बच्चों की शब्द खोजने की जो वो है क्षमता बहुत कम होती है, नए शब्द का जो है उसमें भंडार कम हो पाता है, ज़्यादातर शब्दों पर वह विचार नहीं कर पाता है और शब्द क्षमता उसकी कम होती है दोस्तों, वहाँ पर होता है उसको डिस्नोमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से प्रभावित एक बच्चे द्वारा बर्तनी और पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है बर्तनी और पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है कि बर्तनी और पढ़ने में समस्या का सामना, तो आपको जब पता है कि जब पढ़ने से संबंधित कोई शब्द आ जाए दोस्तों, यहाँ पर बर्तनी भी आ जाएगी, क्योंकि बर्तनी को बच्चा पढ़ेगा, तो पढ़ने से संबंधित दोस्तों जब आ जाए तो आपका यहाँ पर डिसलेक्सिया होगा, क्योंकि डिस्ग्राफिया दोस्तों लिखने से संबंधित है। और दोस्तों आपको वाचाघात है, यही भी दोस्तों बोलने से संबंधित है। जब आपके मतलब जो गला है दोस्तों वहाँ से आप अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपका होता है अफेजिया, यानी कि अच्छे से शब्दों को ना बोल पाना। और दोस्तों आपका यहाँ पर होता है डिस्प्रैक्सिया, जिसमें डिस्प्रैक्सिया में आपका चित्रांकन संबंधी है जो अधिगम विकार आ जाता है। ठीक है, लिखने के साथ साथ चित्रांकन संबंधी विकार डिस्प्रैक्सिया में आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका डिसलेक्सिया, यानी कि बर्तनी और पढ़ने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे को निम्न होती है। तो दोस्तों डिस्ग्राफिया में दोस्तों आपको देखना है ग्राफ कैसे करेगा दोस्तों, बच्चा लिख कर बनाएगा, तो जब लिखने से संबंधित समस्या हो जाएगी तो वहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डिस्ग्राफिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसे किससे निरूपित किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है पढ़ने लिखने के अलावा, लेकिन उसमें पढ़ने और लिखने की समस्या तो है, तो दोस्तों यह कहाँ आ जाएगा आपका अधिगम विकार में, संचार विकार में आएगा नहीं, मानसिक मंदता में नहीं आ जाएगा, बौद्धिक अक्षमता में भी नहीं आएगा, सिर्फ आएगा दोस्तों यह अधिगम विकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन
मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जहाँ गणितीय शब्द आ जाए तो गणितीय यानी कि कैलकुलेशन, तो यहाँ पर डिसकैलकुलिया हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, अगर आप पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं तो बिल्कुल ही सिंपल आपको ये वीडियो लग रहे होंगे क्वेश्चन। यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है। दोस्तों वही पढ़ने से संबंधित फिर से आया है यहाँ पे कि जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो वहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, उसको डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया गणित, और दोस्तों यहाँ पर डिसग्राफिया है, जो डिसग्राफिया दोस्तों आपका इसमें हो जाएगा लिखने संबंधित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको डिसलेक्सिया दोस्तों दिख रहा है। ठीक है, डिसलेक्सिया शब्द को निरूपित करता है। अब दोस्तों यहाँ पर डिसलेक्सिया का अर्थ पूछा गया। डिसलेक्सिया शब्द है किसको निरूपित करता है, नोट्स लेने में तकलीफ, भाई नोट्स तो सब ले सकते हैं, ये तो गलत हो गया। सीखने की कठिनाई जो पढ़ने लिखने और वर्तनी समस्या में पैदा कर सकती है, ये हो सकता है। संख्या प्रसंस्करण और गणना के साथ, गणना में दोस्तों आपका नहीं आएगा। विशिष्ट लिखावट या दिव्यांगता, दोस्तों यहाँ पर आपका डिसग्राफिया आ जाएगा। डिसलेक्सिया सिर्फ आएगा दोस्तों सीखने की कठिनाई जो पढ़ने लिखने और बरतने में समस्या पैदा कर सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी आ जाएगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है। दोस्तों आप भोजन संबंधी विकार भी कर चुके हैं पहले मनोवैज्ञानिक विकारों में, तो कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें भी आपके उसके डाल दिए हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है। दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि बच्चा भूखा रहता है, खाना नहीं खाता है, उसको एक चिंता बनी रहती है कि मेरा है जो वजन मुझे कम करना है, ज़्यादा वजन हो रहा है, तो इस प्रकार से वह क्या है एक चिंता करता रहता है और भोजन बहुत कम करता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। तो इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा आपका आवेग नियंत्रण के साथ समस्या, इसमें तो दोस्तों आपका आ जाएगा ADHD। जब आवेग नियंत्रण में दोस्तों रहता है तो ADHD आएगा। शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं, जी हाँ दोस्तों, इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा में बच्चा सोचता रहता है कि मुझे मेरा शरीर है जो ज़्यादा हो जाएगा, मुझे कम करना है, इस प्रकार की समस्याएं दोस्तों इसके साथ में रहती हैं, इसलिए वो भूखा रहता है। तो शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं इसमें आ जाएगा, इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। अत्यधिक भोजन करना, दोस्तों अत्यधिक भोजन करना में दोस्तों आपका आ जाएगा बिंगी आहार विकार। कौन सा रहता है दोस्तों, एक रहता है बिंगी आहार विकार, तो बिंगी आहार विकार आ जाएगा। अगर दोस्तों बिंगी आहार आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको बुलिमिया भी लगाना पड़ेगा, लेकिन बुलिमिया में एक शर्त रहती है दोस्तों कि बच्चा क्या करता है अत्यधिक भोजन करने के बाद में उसमें उल्टी करने लगता है गोली या दवाई लेकर, तो वहाँ पर होता है आपका बुलिमिया। लेकिन बिंगी में अत्यधिक भोजन करता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे का तेज़ी से वजन कम हो रहा है और दिन भर कुछ नहीं खाता है तो उसमें कौन सा विकार पाया जाए। दोस्तों अभी मैं बता चुका हूँ आपको कि दिन भर कुछ नहीं खाता है, तेज़ी से वजन कम हो रहा है, तो उसको क्या है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता का कारण होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है जो आपके लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता, इसका क्या कारण होता है। समय से पूर्व जन्म, मलेरिया, कक्षा का माहौल, विकास संबंधी बाधाएं। दोस्तों समय से पूर्व जन्म यानी कि जो 6 या 7 महीने में जिनका जन्म हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वह बच्चे भी अच्छे होते हैं। मलेरिया तो दोस्तों यहाँ तक दूर दूर तक संबंध नहीं है। कक्षा का माहौल, ये भी दोस्तों सही नहीं। आपका है दोस्तों डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि जो आपकी विकास संबंधी बाधाएं हैं, अगर समय पर आपका विकास नहीं हो पा रहा है उस हिसाब से दोस्तों विकास संबंधी बाधाएं यहाँ आ जाएंगी अधिगम अक्षमता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जागरूकता खो देता है और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपको लग सकता है, लेकिन इसके बारे में दोस्तों आपको मैंने मनोवैज्ञानिक पढ़ाए थे, मनोवैज्ञानिक विकार, तो मनोवैज्ञानिक विकारों में दोस्तों यह शब्द मैंने आपको पढ़ाया था कि एक व्यक्ति है जो अपनी पुरानी पहचान को भुलाकर नई पहचान के साथ जीना अब स्टार्ट करता है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है फ्यूग। दोस्तों आपको कहीं भी यूट्यूब पर यह शब्द मिलने वाला नहीं है फ्यूग क्या है, जबकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, डिटेल्स में भी फ्यूग को समझा चुका हूं कि जब एक व्यक्ति पुरानी पहचान को छोड़कर एक नई पहचान के साथ ज़िंदगी जीना स्टार्ट करता है और पुरानी उसको सभी चीज़ें हैं जो है भूल जाता है, मतलब जागरूकता पूरी खो देता है, पहचान छोड़ देता है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों फ्यूग। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीवी में, टेक्निकल शब्द दोस्तों जो रहते हैं इस प्रकार के वहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन। स्नायु यानी कि न्यूरोटिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है जो न्यूरोटिज्म विकार हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, सर्वाधिक क्या अनुभव होता है। अनियंत्रित प्रसन्नता, ऐसा तो दोस्तों होता नहीं। मिश्रित भाव या दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर में हो सकता है। उच्च तनाव एवं घबराहट। सकारात्मकता तो दोस्तों होगा नहीं। अगर सकारात्मकता
और मिश्रित भाव दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं दोस्तों, इसमें हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उच्च तनाव एवं घबराहट है दोस्तों, जो न्यूरोटिज़म में विकार रहते हैं उन्हीं में यह लक्षण पाया जाता है, उच्च तनाव और घबराहट, यानी कि एनेक्जाइटी डिसऑर्डर, यानी कि जो न्यूरोटिज़म डिसऑर्डर रहते हैं उसमें उच्च तनाव एवं घबराहट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र। दोस्तों मानव मस्तिष्क से भी बाल विकास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो आपका केंद्र रहता है वो रहता है आपका सेरेब्रम, यानी कि प्रामस्तिष्क। जो प्रामस्तिष्क रहता है दोस्तों आपका सेरेब्रम, यह होता है आपका बुद्धि का केंद्र। सारी की सारी बुद्धि इस पर डिपेंड करती है सेरेब्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है? दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है और बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। नकारात्मक अनुभवों के बजाय, यानी कि नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर सिर्फ सकारात्मक को याद रखना, यदि ऐसी किसी व्यक्ति में प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है? तो जब नकारात्मक अनुभवों को भुलाकर सिर्फ सकारात्मक याद रखना है तो इसको कौन सा प्रभाव दोस्तों कहा जाता है? पूर्वाभ्यास प्रभाव, पूर्वव्यापी, लाइट बल या पॉलिना? दोस्तों ये कोई भी प्रभाव नहीं होते हैं, सिर्फ एक प्रभाव होता है दोस्तों पॉलिना प्रभाव, जिसमें नकारात्मक बातों को भुलाकर सिर्फ सकारात्मक बातों को याद रखा जाता है, वह होता है दोस्तों पॉलिना प्रभाव। दोस्तों एक और होता है, आपको याद रखना है, हेलो प्रभाव। कौन सा होता है दोस्तों? एक होता है हेलो प्रभाव, जिसमें क्या होता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है, यानी कि जब कोई बात कही जा रही है, कोई भाषण दिया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जो आपकी पहली बात जो प्रभाव छोड़ती है वह पूरा भाषण आपका प्रभाव नहीं छोड़ता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो सबसे पहली लाइन है, सबसे पहली बात है, उसको बहुत अच्छे से बोलना चाहिए, बहुत अच्छे से कहना चाहिए। तो वही होता है दोस्तों हेलो प्रभाव, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट जो पहली कही गई बात है उसको याद रखना दोस्तों, वो होता है हेलो प्रभाव, यानी कि पहली बात का प्रभाव रहता है, वहाँ रहता है हेलो प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों आप अभी देख चुके हैं कि जो मस्तिष्क का है, जो बुद्धि कहाँ पर वो रहती है, केंद्रित रहती है, तो वो रहती है सेरेब्रम में। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा प्रामस्तिष्क बलकुट, यानी कि जो वहाँ पर भी आप देख चुके हैं, यहाँ पर क्या था दोस्तों, प्रामस्तिष्क सेरेब्रम था, जो बुद्धि से संबंधित होगा दोस्तों वही तो आपका चिंतन करेगा, प्रामस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों चिंतन कौन करेगा, वही करेगा जो कि आपका क्या है, चिंतन कौन सा करेगा दोस्तों, आपका प्रामस्तिष्क बलकुट। जब बुद्धि होगी तो वह चिंतन करेगा, तो वही दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका प्रामस्तिष्क बलकुट। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, अजब प्रकार का क्वेश्चन भी अभी आप करें, किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर किस घटना का अनुभव होता है? दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीवी में कि आपको दोस्तों यह कहीं से कहीं तक मिलने वाले नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में आपको यह सभी के सभी पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बनाए गए हैं दोस्तों, एनसीईआरटी से ही आपके पीवी में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों जब आपने देखा होगा कि आप कभी बोलते हैं किसी व्यक्ति का चेहरा देखा, तो आप बोलेंगे अरे यार मेरे पेट में तो है लेकिन जुबान पर नाम नहीं आ रहा है, यानी कि व्यक्ति का नाम तो आपको पता है लेकिन तत्काल याद नहीं आ रहा, वह दिमाग में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर कौन सी घटना होती है दोस्तों? उसको बोलते हैं अपन टिप ऑफ द टोंग घटना, यानी कि आपका जीभ पर नहीं आना, टंग पर नहीं आना, तो वह होती है दोस्तों टिप ऑफ द टोंग घटना। ठीक है, इसको याद रखना है कि पेट में कोई चीज़ है लेकिन वह जुबान पर नहीं आ रही है, तो वहाँ होती है आपकी टिप ऑफ द टोंग घटना। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, इसी प्रकार के सेशन आप और चाहते हैं आप, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं दोस्तों और लाता रहूँगा। मैं ऐसे सेशन आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो कहीं भी आपको किताबों में डिटेल्स में मिलने वाले नहीं हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।